जय हिंद दोस्तों, मैं नईम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। सौरभ कुमार, प्रशांत, अभिनंदन, अभिषेक, ऋतुराज, प्रलीप, देवेश, अंशिका, सोनम, अमित कुमार, शेखर, रितु, नीता, मनीष, धृतराष्ट्र, सुमित, हिमांशी, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, इतिहास की क्लास को पीछे से आगे बढ़ाने के लिए मैंने आपको कल बताया था, भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ। ईरानी आए, फिर यूनानी आए, फिर हिंद यवन शासक आए। और हिंद यवन शासकों के बाद में आपके शक, पहलव और कुषाण। वही हमारा आज का टॉपिक है कि शक, पहलव और कुषाण भारत आए। ठीक है। और इनसे बनने वाले क्वेश्चंस क्या हैं और क्या आपको पढ़ना है, ध्यान से देखिए। तो हम बात करते हैं प्यारे बच्चे आज की क्लास में किसकी। शकों से हमारी क्लास शुरू होगी। शक शासक, क्या बोलेंगे? शक शासक। इंपॉर्टेंट बात है कि ये जैसे हिंद यवन शासकों के बारे में आपने जाना कि यूनान से आए थे, ऐसे ही मैं बोलूं आपसे कि ये शक शासक कहाँ से आए थे, तो आप हमेशा कहेंगे कि ये जो शक शासक है ये सीरिया से आए थे। कौन से देश से आए थे? ये सीरिया से भैया जी आए थे। सीरिया जानते हैं आज आप? ईरान इराक के पीछे जो सीरिया है, तो सीरिया से आए थे। और सीरिया के साथ में यहाँ पर इनकी जनजाति स्किथी है। कौन सी ट्राइब से ये थे? इनकी ट्राइब का नाम था स्किथी जनजाति। स्किथी ट्राइब से ये बिलोंग करते थे। स्किथी ट्राइब। ठीक है। स्किथी जो ट्राइब थी आपकी, इससे ये बिलोंग करते थे। अच्छा। शक इसी के लिए हम बोलते हैं कि ये जो सीरिया पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? मध्य एशिया में। तो हम कहते हैं कि शक मध्य एशिया से आए। कहाँ से आए शक? बोलेंगे एक बार। कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया जी जूम कर लो, दिख नहीं रहा। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये लो बेटा, आप क्वालिटी बढ़ाया करो, है ना। जूम करने से कई बार चीजें इधर उधर हो जाती। चलो कोई नहीं, ऐसा कर ले। तो जो शक हैं ये कहाँ से आए हैं? ये मिड एशिया से आए, मध्य एशिया से आए थे। और पहला शक शासक कौन है? पहला शक शासक कौन है? वो मोगा है। कौन है? वो मोगा है। ठीक है। अच्छा। अब इसमें से बहुत सारी चीजें होती हैं कि ये क्यों आए थे। दरअसल में साम्राज्य विस्तार जब चल रहा था, जब सभी लोग अपने क्षेत्रों को बढ़ा रहे थे। अब आप एक चीज देखोगे कि जो शक लोग आए थे जी, ये चरागाहों को ढूंढते हुए, अपने पशुओं के लिए चरागाह कहाँ मिलेंगे उसके लिए आए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, मिड एशिया में भी चरागाह हैं और बड़े चरागाह हैं। ठीक है। वंशों के द्वारा जब जनजातियों को खदेड़ा गया, तो ये लोग पहुंच गए आपका यूनान में। और यूनान में जो आपके हिंद यवन शासक थे, उनको इन्होंने जाकर के हराया था। तो ये साम्राज्य विस्तार चल रहा था, जिसमें ये सारी शक्तियां इधर से उधर जा रही थी। ठीक है। तो पहला शासक कौन है? वो मोगा है। और जो शक हैं, शक हैं, शकों की भारत में 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। ठीक है। 5 शाखाएं से मतलब क्या है? अफगानिस्तान, आज वाला पंजाब, मालवा मध्य प्रदेश, उत्तरी शाखा जिनको हम उत्तरी क्षत्रप भी बोलते हैं, और पश्चिमी क्षत्रप। बहुत बार प्रश्न देखने को मिला है कि शकों ने जो भारत में शासन किया है, शकों ने जो भारत में शासन किया, वो कितने भागों में बटा हुआ था? तो आप हमेशा बोलेंगे भैया जी 5 भागों में बटा हुआ था। 5 भाग कौन कौन से हैं? जो अफगानिस्तान, आज के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, उस समय तो अफगानिस्तान था नहीं। अफगानिस्तान आपका बना 1893 में, 1893 में। तो ये अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, ये वाला। पंजाब वाला जो क्षेत्र था, यहां पर पंजाब वाले क्षेत्र में। मालवा मध्य प्रदेश वाले इस क्षेत्र में। ठीक है। और ये थे तक्षशिला से मथुरा। तो तक्षशिला में अफगानिस्तान के बीच वाला ये क्षेत्र, और यहां से लेकर के आपका उत्तर प्रदेश में मथुरा वाला क्षेत्र हो गया। और आपका पश्चिमी क्षत्रप थे नासिक। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और इससे लेकर के उज्जैन तक। समझ रहे हैं? तो ये 5 तरीके से भारत में थे। अफगानिस्तान, पंजाब, ये तक्षशिला से मथुरा तक, और प्यारे बच्चे इधर मालवा में, और इधर कहाँ थे आपका? महाराष्ट्र, नासिक से लेकर के उज्जैन तक। तो पहले बोलेंगे कि भैया कितने शासकों में बटा हुआ था? 5 में बटा हुआ था। ठीक है। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा भैया टी शर्ट नहीं चाहिए, ये ट्रैक सूट चाहिए। सिलेक्शन के बाद ट्रैक सूट मिल जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया ध्रुव, आगे देखेंगे।
अब तो ठीक है। रुद्रदामन का संबंध पश्चिमी क्षत्रप शाखा से है। क्यों भैया रुद्रदामन के ही बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि शकों का सबसे प्रतापी शासक है। प्रतापी का मतलब जिसने अपनी सीमाओं को बढ़ाया गया, जो वेल नोन हो। याद रखेंगे। क्या बोलोगे, इस रुद्रदामन कौन है? ये शकों का सबसे शक्तिशाली शासक है। शकों में सबसे शक्तिशाली कौन हुआ? और शक्तिशाली से मतलब है कि इसी ने अपनी सीमाओं को कहां से, तक्षशिला से लेकर के, क्या बोलेंगे, इसी ने अपनी, सॉरी तक्षशिला बोला, इसी ने अपनी सीमाओं को नासिक से लेकर के उज्जैन तक विस्तारित किया। ठीक है, आगे देखें, आगे चलें भैया। इतनी बात समझे। रुद्रदामन का संबंध कौन सी शाखा से है? 5 शाखाओं में से जो पश्चिमी शाखा है। रुद्रदामन का संबंध पश्चिमी क्षत्रप शाखा से है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, भैया क्षत्रप कौन होते हैं? क्षत्रप से मतलब है वो क्षत्रिय शासक, वो रूलर्स जिनका एक छत्र था, और क्या बोलते हैं, कहते हैं उसका एक छत्र राज है। इसका मतलब क्या? क्षत्रप से मतलब था एक ऐसा क्षत्रिय जिसका एक क्षेत्र था। तो नॉर्थ वाले को नॉर्थ उत्तरी क्षत्रप कहा गया, दक्षिण वालों को आपका क्या बोला गया, दक्षिण वालों को, जो दक्षिण की तरफ से, उनको पश्चिमी क्षत्रप कहा गया। ठीक है, क्योंकि पश्चिम में भी इनका क्षेत्र था। यहां देखना ध्यान, यहां पर इंपॉर्टेंट एक लाइन है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये किसने जारी कराया? जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने जारी कराया। और जूनागढ़ अभिलेख, जिसको हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से? गिरनार अभिलेख के नाम से। ठीक है, गिरनार इंस्क्रिप्शन हम इसको बोलते हैं, गिरनार। और ये कहां पर है प्यारे बच्चे? ये गुजरात में, सौराष्ट्र में है। पहले तो गुजरात को सौराष्ट्र कहा जाता था, फिर आप जानते हैं इससे महाराष्ट्र और आपका गुजरात 2 स्टेट बन गए थे। जिन बच्चों को जानकारी हो, नहीं तो आप पॉलिटी में इस बात को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कहां पर है? गुजरात में। विशुद्ध संस्कृत में जारी है। इसका मतलब पूछा जाता है कि जूनागढ़ जो अभिलेख है उसकी भाषा क्या है, वो कौन सी है? संस्कृत में जारी है। अब इस जूनागढ़ अभिलेख में क्या बताया गया? इतनी बात में कोई दिक्कत? इस जूनागढ़ अभिलेख में क्या बताया गया है? इसी अभिलेख से सुदर्शन झील, सुदर्शन झील कहां है? सौराष्ट्र में ही, गुजरात में ही, के निर्माण का पता चलता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था। तो पहला प्रश्न कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त। ये सब हमें वर्णन कहां से मिलता है? ये सारा मिलता है हमको गिरनार अभिलेख, यानी कि आपका जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई, ये तुसास्व नामक व्यक्ति है। ये तुसास्व था कौन? ये सम्राट अशोक का राज्यपाल। तो आप देख सकते हैं मौर्य वंश ने काफी काम कराया जनता की भलाई के लिए, जिसमें सबसे बड़ा कार्य एक गिना जाता है सुदर्शन झील का निर्माण। ओके, कोई दिक्कत? हाँ। विशुद्ध का क्या मतलब होता है भैया जी? विशुद्ध का मतलब है संस्कृत में बिल्कुल भी बदलाव नहीं, जैसी संस्कृत होती है वैसी ही का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे चले। जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार कराया किसने? रुद्रदामन ने। ये जो नाम है, इसीलिए यहां पर रुद्रदामन का नाम हमको मिलता है। तो रुद्रदामन ने सुविशाख के निर्देशन में, सुविशाख कौन है? सुविशाख मंत्री है रुद्रदामन का। पुनः जीर्णोद्धार कराया, किसने कराया है? स्कंदगुप्त ने। ये आपका गुप्त वंश में एक शासक आएगा। ठीक है, रिवाइव्ड अगेन स्कंदगुप्त। अब आपने एक बात समझी, मैंने क्या बोला आपसे, देखना ध्यान से। जो सुदर्शन झील है, हमारे पॉइंट में क्या है? टारगेट पर है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील कहां पड़ती है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आप कहेंगे भैया गुजरात में, सौराष्ट्र में हो गई है। ठीक है, सौराष्ट्र वाले इलाके में, उस समय उसको सौराष्ट्र कहा जाता था। और सुदर्शन झील को किसने बनवाया सबसे पहले? जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर पुष्यगुप्त ने। इससे नहरें किसने निकलवाई? तुसास्प ने। और तुसास्प कौन है? ये आपका सम्राट अशोक का राज्यपाल है।
लेकिन कोई भी जो स्ट्रक्चर है, जो एक झील थी, उसकी दीवारें की गई। दीवार से मतलब है साइड में मिट्टी तो डाली गई होगी झील के पानी को स्टोर करने के लिए, ये ऐसे। लेकिन क्या ये मिट्टी कुछ समय के बाद बह नहीं जाएगी? क्या ये मिट्टी कुछ समय के बाद बह नहीं जाएगी? जैसे आप अपने खेत पर मेंढा आप समझते होंगे, डॉल आप समझते होंगे, खेत पर हम कैसे एक क्यारी बना देते हैं पूरे खेत में, ताकि पानी भरे तो इस वाली क्यारी में जाए और फिर इस वाली में। ठीक है, जानते हैं ना ये? तो ये क्या मेंढा हमेशा के लिए हो जाएगा? ये कुछ समय के बाद ये जितना ऊंचा आपने बनाया था, कभी आपने आलू बोए देखे हों, तो जितना ऊंचा आपने बनाया था क्या ये उतना ही ऊंचा रह जाएगा? आप कहेंगे नहीं भैया जी, बारिश से कभी कभार पानी की टक्कर से ये बेकार हो जाता। तो गंदगी आप देखते होंगे, आपके गांव की जो झोड़ है, तालाब, उसमें गंदगी भर जाती है, उसकी सफाई करनी पड़ती है। सौंदर्यकरण जो कराया, इसी को हम कहते हैं रुद्रदामन ने इसका पुनः जीर्णोद्धार कराया। यानी कि क्या बात समझे? पुनः जीर्णोद्धार का मतलब समझ रहे हैं? रिनोवेट, सजाना, सौंदर्यकरण करना, इसकी सफाई करवाना, इसकी सफाई करवाना। ठीक है, जीर्णोद्धार कराया गया रुद्रदामन के द्वारा। अपने मंत्री को लगाया सुविशाख को। बात समझ में आई क्या सुदर्शन झील में हुआ? लेकिन जब एक बार जीर्णोद्धार हो गया तो क्या फिर से बेकार नहीं हुई होगी? आप कहेंगे हाँ जी। फिर तो पुनः, पुनः का मतलब पुनः कभी भी पूछा जाए तो गुप्त वंश के शासक हैं जीर्णोद्धार कराने वाले। पुनः जीर्णोद्धार पूछे तो रुद्रता, कभी गलती करेंगे तो आप जिम्मेदार। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन का जिक्र मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है और अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। समझ गए क्या कर दिया इसने? मरम्मत करा दी इसकी, मरम्मत। आगे अगली बात पर चलेंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझेंगे मुझसे। अब मैं आपसे कहने लगूं कि अंतिम शासक कौन है, क्योंकि शकों के अंतिम शासक का वर्णन भी हमको मिलेगा। हालांकि मैं आपको ये गुप्त वंश में समझाऊंगा। तो शक एकदम से नहीं आए और ना एकदम से गए। संघर्ष भाई आदमी कोई ना कोई करता रहेगा। इन जो शकों का खात्मा करेगा वो करेगा हमारे यहां पर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठेगा, है ना। और शकों का इतना प्रभाव होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई अपनी पत्नी को देने को तैयार हो जाएगा। पत्नी बड़ी सुंदर होगी उनकी, ध्रुव देवी। वो कहेगा शक शासक की ध्रुव देवी मुझे दे दो। ये किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। तब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उदय होगा। तो बस अभी आप इतनी बात जाने कि जो शकों का अंतिम शासक था, शकों का जो अंतिम शासक है उसका वर्णन भी हमको मिलता है इतिहास में। अंतिम शासक का नाम है, मैं आपसे तब पूछूंगा गुप्त वंश पढ़ाते समय, तब सबका जवाब आना चाहिए, रुद्र तृतीय है। रुद्र प्रताप सिंह तृतीय बोलते हैं, आप सिर्फ लिखें रुद्र थर्ड है। ठीक है, आगे चलेंगे। चलो आगे आएंगे, कोई दिक्कत? तो यहां पर एक बात समझेंगे, क्या बोला मैंने, ये चीजें आप नोट कर चुके एक बार। सुदर्शन झील के निर्माण का पता चलता है। छोटी छोटी चीजें लिखा करें आप, सजा कर कभी ना लिखें। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल ने करवाया सुदर्शन झील। फिर छोटा सा पॉइंट लिखो, नहरें निकलवाई तो सास सुने। फिर छोटा सा पॉइंट है, जीर्णोद्धार कराया किसने? आपका रुद्रदामन, ब्रैकेट में डाल दो मंत्री सुविशाख। और फिर कौन? पुनः जीर्णोद्धार कराया स्कंदगुप्त ने। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है भैया जी, सेकंड थर्ड क्यों बोलते हैं? बेटा ये कई बार बता चुका हूं मैं। मैंने बोला ना, मैं अपने लड़के का नाम विक्रमादित्य रख दूं, तुम पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? तो बाद वालों को सेकंड और उससे बाद वालों को थर्ड कहते थे, ताकि नाम की एक विशेष पहचान रहे। आप सोचो, अ, विक्रमादित्य कोई रहा, एक आया विक्रमादित्य द्वितीय, तो नाम का प्रभाव रहा ना कि भाई इनके वंश से कोई है पहले। अब नाम रख देता उसका, मान के चलो वो हैरी, टॉमी नाम उसका रख देता, तो क्या उस नाम का प्रभाव रहता? तो नाम का भी प्रभाव होता था। ये इंडिकेट करने के लिए, सूचना जाने के लिए, विक्रमादित्य सेकंड के द्वारा ये पत्र भेजा गया है, ये सूचना भेजी गई है, ये आदेश आया है। लोग समझते थे अच्छा
खौफ खौफ की स्थिति, विक्रमादित्य का द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, अच्छा वही चंद्रगुप्त का बेटा है। अब चंद्रगुप्त अपने बेटे का नाम रख देता, मान के चलो कुछ ऐसे ही, कुछ भी जैसे फंकी से नाम रख देते हैं, तुम में से किसी एक का नाम रख, जैसे ये सतीश यादव, सतीश रख देता वो अपने लड़के का नाम, उसको अपना नाम पहुंचाने में बहुत समय लगता। सतीश, बहुत सारे लोग समझते ही नहीं सतीश कौन है, लेकिन द्वितीय का मतलब है कि पहले वाले को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है सर, आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है, उस बेवफा के लिए एक शायरी कहो। वो बेवफा नहीं है बेटा, मेरे दोस्त बेवफा नहीं है। अभी आप संभल नहीं पाए, आप सफल नहीं हो पाए हैं, तो अभी आप नाकारा हो, बेवफा वो नहीं है। तो अभी आप खुद को बोलें कि उसकी बेवफाई, उसको बेवफा कहने से पहले मैं खुद को नाकारा कहूं तो ज्यादा अच्छा है। और इस ज्यादा कहने से भी अच्छा है कि हो रहा है, जो हो रहा है वो जमाने के लिए और भी ज्यादा अच्छा है। तो तुमको ये वो बेवफा नहीं है भैया, तुम खुद से बोलो कि अभी मैं कैपेबल नहीं हूं कि मुझको छोड़ के भागी। दुनिया में कोई भी तुमको छोड़ के जाएगा, इसका मतलब तुम कैपेबल नहीं हो। बिल गेट्स की पत्नी ने जी छोड़ दिया, तो क्या बिल गेट्स कैपेबल नहीं है? हाँ, कुछ ना कुछ फॉल्ट रहा होगा, क्षमताएं कम रही होंगी। तो दुनिया में कोई भी छोड़ के जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी कमी है, इसको आप स्वीकारा करो। दूसरे पे मत थोपा करो, अपने बारे में अध्ययन करो। इधर आएंगे, हम तो कोई छोड़ के नहीं गया यार आज तक। और कोई छोड़ के हमें चला गया तो हम सोचेंगे भाई हमारी कोई कमी है। चलो, पहलव, शकों के बाद में आए प्यारे बच्चे पहलव। पहलव जिनको हम पार्थियन भी कहते हैं, यानी ये यूनानी रूप से नाम है पार्थियन। कहां से आए थे? ये पहलव वंश में था आपका शासक पहला मिथ्रेडेट्स। क्या बोलेंगे? एम, एम एम, मिथ्रेडेट्स। और कहां से आए थे ये? ईरान से आए थे। कहां से आए थे? ये ईरान से आए थे। इस वंश का भारत में जो सबसे शक्तिशाली शासक है वो गोंडो फर्नीस है। कौन है? गोंडो फर्नीस। और गोंडो फर्नीस की जो राजधानी थी वो तक्षशिला में थी। और यही वो समय है जब शक लगभग अपने पतन की तरफ थे, अपने खत्मे की तरफ थे। और प्यारे बच्चे यहां पर देखना आप लोग, एक यहां पर वर्ष आता है आपका 57 बीसी, जिसको हम 57 ईसा पूर्व भी कहते हैं। बिफोर क्राइस्ट बोले या 57 ईसा पूर्व, यानी आज के 2022 और उससे भी 57 साल पहले। यहीं पर चला था हमारा विक्रमी संवत। क्या चला था? विक्रमी संवत। संवत का मतलब होता है कैलेंडर। आज हम कौन सा कैलेंडर भारत सरकार यूज करती है? जैसे एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, भारत सरकार द्वारा किया जाता प्रयोग शक संवत, विक्रमी संवत नहीं। वो मैं कुषाण में बताऊंगा आप, ठीक है? तो विक्रमी संवत ये किसने जारी किया था? विक्रमादित्य ने जारी किया, लेकिन किस वर्ष? अब मैं कभी भी पूछूं तो कंफ्यूज नहीं होना है। विक्रमादित्य कौन थे? ये आपका उज्जैन के एक शासक थे। उज्जैन ने, उज्जैन ने एक स्थानीय, या स्थानीय नहीं सीधे लिखें, एक शक शासक को हराया। शक शासक को हराया। और शक शासक को हरा करके क्या चलाया था? विक्रमी संवत चलाया था। ठीक है, कोई दिक्कत? इतनी बात याद रखेंगे। तो विक्रमी संवत कब का है हमारा? 57 ईसा पूर्व का। ऐसे कई बार कैलेंडर से क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ लेगा कि गुप्त कैलेंडर कब चला, गुप्त संवत कब चला था? 319 एडी में। शक संवत कब चला? 78 एडी में चला, 78 ईस्वी में चला। ठीक है भैया, ये विक्रमादित्य क्या वही है गुप्त वंश वाले? नहीं, गुप्त वंश तो अभी आया ही नहीं है। गुप्त वंश आएगा आपका प्यारे बच्चे 319 एडी में, यानी इस कैलेंडर के चलने के लगभग 350 साल बाद गुप्त आए हैं, इसीलिए वो गुप्त नहीं है। ओके, आ गया है। अच्छा, पहलवों के बाद में जो विदेशी आक्रमणकारी हैं वो कौन है? वो कुषाण है। क्या बोलेंगे? कुषाण है। और कुषाण और साथ में शक, इन दोनों का ओरिजिन एक ही है। जहां से आपके मैंने बोला ना सीरिया वाले क्षेत्र से आए शक, उसी क्षेत्र से आए कुषाण। कुषाणों के जो संस्थापक हैं वो थे कुजुल कडफिसेस। कौन है? कुजुल कडफिसेस।
यह है सूची जनजाति के थे। कौन सी जनजाति के थे? सूची जनजाति के थे। और कुजुल कुडफिसेस का जो उत्तराधिकारी बना है प्यारे बच्चे, वो बना है विम कुडफिसेस, जिसको हम वास्तविक संस्थापक द रियल फाउंडर भी कहते हैं। भैया जी, रियल फाउंडर क्यों कहते हैं? रियल फाउंडर का क्या मतलब होता है? मैंने बताया प्यारे बच्चे, जो सीमाओं को ज्यादा बढ़ाए, जो प्रसिद्धि के काम ज्यादा करे। महिमा सिंह कह रही हैं गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल बेबी। बड़ा बहुत बढ़िया, बहुत तरक्की करो। पापा जी को भी ऐसे बोल दिया करो। फूफा मिले उनको भी यही कह दो, मामा मिले उनको भी यही कह दिया, सबको। तो उत्तराधिकारी कौन है इनके? विम कुडफिसेस। कभी भी पूछा जाए, सबसे ज्यादा तो पूछा जाता है कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कुडफिसेस, लेकिन कभी शब्द आपसे दे दे वास्तविक, वास्तविक संस्थापक जो प्रतापी हो, ठीक है, वास्तविक हो, तो बोलेंगे विम कुडफिसेस। विम कुडफिसेस ने विम कुडफिसेस ने सोने के सिक्के चलवाए, जिसे द्विभाषीय मुद्रा कहा जाता है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने चाह रहा हूं कि सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? याद है मिनांडर के समय? तब मैंने बोला था सोने के सिक्के अगर वंश पूछे तो बोलेंगे हिंद यवन शासकों ने, इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। कोई दिक्कत नहीं है। विम कडफिसेस ने सोने के सिक्के चलवाए। इसमें कमेंट सेक्शन में जो भी ये गर्लफ्रेंड वगैरह लिखे, किसका भी कुछ भी हो और लिखे, उसको आप फोर्स ब्लॉक कर दो उसका, है ना। इन्होंने सोचा किसी एक का जवाब मिल गया तो हम भी ऐसी बात कर लेते हैं। अब बड़े अच्छे हो तुम। बेटा अपना नुकसान करोगे, इधर आ जाओ। मैं तुमसे खुद ही बात करता रहता हूँ, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। आप अपना फोकस बोर्ड पे रखा करो, ठीक है? प्रॉमिस करो एक। कहाँ? बोर्ड पर सिर्फ। विम कडफिसेस ने सोने के सिक्के चलवाए, जिसे द्विभाषीय मुद्रा भी कहा गया। द्विभाषीय मुद्रा, द्विभाषीय मतलब ड्यूअल लैंग्वेज हो गई। और कौन कौन सी थी? यूनानी और खरोष्ठी। तो जो इसने सिक्के चलवाए वो किसमें? यूनानी और खरोष्ठी में थे, ठीक है। क्या बातें आई? सूची जनजाति, आने का स्थान इनका भी मध्य एशिया है। संस्थापक कुजुल कुडफिसेस हैं। कुडफिसेस के बाद में उत्तराधिकारी बना विम कुडफिसेस, जिसने क्या चलवाए? सोने के सिक्के चलवाए। तो सोने के सिक्के चलवाने वाला पहला शासक क्या बोलेंगे भैया आप? तो वो कौन है? कुषाण वंश में विम कुडफिसेस है। सोने के सिक्के तो इनसे पहले हिंदी वंश शासक चलवा चुके थे, ठीक है। विम कुडफिसेस शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म से मतलब है जो लोग भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं। शैव धर्म का अनुयायी था। शिव नंदी बैल की आकृति के सिक्के मिले हैं। तो आपसे पूछा जाए कभी भी शिव नंदी और बैल की आकृति के सिक्के किसने चलवाए थे, तब आपका आंसर आना चाहिए क्या? विम कुडफिसेस। बहुत बढ़िया राज प्रताप सिंह, वेरी गुड। कोई दिक्कत? विम कुडफिसेस को सम्राटों का सम्राट, सर्वलोकेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। नहीं, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। आकाश गौर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वेरी गुड। अच्छा, सर्व लोकेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? विम कुडफिसेस किसका उत्तराधिकारी है? कुजुल कुडफिसेस का। और विम कुडफिसेस शैव धर्म को मानता था, इसीलिए भगवान शिव जी, नंदी जानते हो ना, उनका जो आपका रहता है उनके साथ में, भगवान शिव के साथ में, और बैल की आकृति के सिक्के। विम कुडफिसेस को सम्राटों का सम्राट, सर्वलोकेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। ओके, अब आते हैं, इस वंश में एक शासक हैं कनिष्क। कनिष्क का संबंध किस वंश से है? विम कुडफिसेस के बाद में गद्दी पर आए, क्या नाम है? कनिष्क। रवेटक अभिलेख से कनिष्क के विम कुडफिसेस का पुत्र होने का पता चलता है। ये कौन है?
ये किसके पुत्र हैं? विम कुडफिसेस का पुत्र होने का पता चलता है। ठीक है। अच्छा, इनकी दो राजधानियां थी। इनकी क्या थी? दो राजधानियां थी, एक तो पुरुषपुर और एक मथुरा। पुरुषपुर से मतलब है प्यारे बच्चे पेशावर, जो आज के वर्तमान ना पाकिस्तान में है, पेशावर पाकिस्तान, और मथुरा। इतनी बार ना जाने क्वेश्चन पूछा गया, पिछली बार एसएससी जीडी में ही पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कनिष्क की राजधानी थी। तो दोनों राजधानियों में से कोई एक मिल सकता है या दोनों भी मिल सकते हैं। ठीक है। कनिष्क गद्दी पर बैठने से पूर्व कहां था? तक्षशिला का गवर्नर था। गवर्नर से मतलब होता है राज्यपाल, जिनको एक छोटा क्षेत्र मिलता था। तो विम कुडफिसेस ने जिम्मेदारी दी होगी कहां की? आपका तक्षशिला की। पहले यहां रूल करना सीखो। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई। याद है चौथी संगति? एक बार थम्सअप करेंगे। पहली राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडनवन, फिर अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। चौथी किसके समय हुई? कनिष्क के समय हुई। बहुत पूछा जाता है। कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। ये बात लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप बौद्ध धर्म में लिख चुके हैं। तो याद रख लेना, कनिष्क गद्दी पर बैठने से पूर्व कहां था? तक्षशिला का गवर्नर था। और दो राजधानी थी, पुरुषपुर और मेथा, क्या बोलेंगे, मथुरा। रवेटक अभिलेख बताता है, जिससे ये पता चलता है कि ये विम कुडफिसेस का पुत्र है। ठीक है। अच्छा, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, ये बात भी आप जानते हैं। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, हीनयान, महायान। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके समय पर भी बहुत बौद्ध शाखाओं के प्रचार, बहुत बौद्ध सिद्धांतों का बनना, हीनयान और महायान जैसे सिद्धांतों का आगे बढ़ना, ये किसके समय पर हुआ दोस्त? ये आपका कनिष्क के समय पर हुआ। अमीषा सिंह कह रही है एडी का क्या मतलब है, प्लीज बताइए ना। बेटा, आप सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट की तरह काम नहीं कर रहे हैं। मैं रोज क्लास में कहता हूँ, कोई कोई बच्चा रोज नया आ जाता है, वो एडी बीसी देख के घबराता है। आप एक बात बताओ, आपकी शादी होगी कल को, तो डायरेक्ट सातवें फेरे को लोगे पहले या पहले फेरे को लोगे? तो उसको क्रम से करो, पहली क्लास से करते आओ, सब समझ जाएंगे। बीच में जो तुम कूदते हो ना कि चौथे फेरे पे आ गया कोई, कोई पांचवें फेरे पे आ गया, पिटाई हो जाएगी, पिटाई। आगे आएंगे। द्वितीय अशोक इनको किस लिए कहा गया है? क्योंकि इनके समय बौद्ध प्रकरण हुए। क्या हुए हैं? बोलेंगे बौद्ध प्रकरण इनके समय पर हुए हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। दयानिधि गुप्ता कह रहे हैं शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? अभी आएगा। तो इतनी बात जान गए। अब बात आती है शुद्ध सोने के सिक्के की, तो ये कनिष्क ही है। देख रहे हैं ध्यान से, शुद्ध सोने के सिक्के। तो सोने के सिक्के किस वंश ने चलाए? तो हिंद यवन शासकों ने। लेकिन ये पता नहीं चलता वो राजा कौन है। जब राजा का नाम पूछे तो बोलते हैं विम कड़फिसेस ने, लेकिन पूछे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? शुद्ध सोने के सिक्के वो सूर्य देवता के चित्र वाले, और सूर्य देवता हेलियोक्लीज, इनके देवता का जो प्रतीक था, शकों के, सॉरी, कुषाणों के जो देवता का प्रतीक था, उसके चिन्ह भी लगवाए। भगवान सूर्य और हेलियोक्लीज के प्रतीक लगवाए इन्होंने, और इन्होंने चलवाए क्या? शुद्ध सोने के सिक्के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रख लेना। गांधार कला, मथुरा कला, ये क्या थी? कला का मतलब है ये मूर्ति निर्माण कला है, मूर्ति निर्माण कला। जैसे मैंने कल भी आपको प्रैक्टिस सेट में बताया कि आपने महात्मा बुद्ध को तप करते हुए उनकी वो तस्वीर देखी है, यस और नो? आप कहेंगे हाँ भैया देखिए। तो महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है तप के लिए बैठे हुए, वो किस अवस्था में है? वो गांधार कला में है। तो ये मूर्ति निर्माण कला का उदाहरण है। गांधार कला के बारे में प्यारे बच्चे लिखना। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, कौन सी कला है जिसको इंडो ग्रीक कला भी हम कहते हैं?
इंडो ग्रीक, या बोले ग्रीको बौद्धिस्ट। ग्रीक का मतलब होता है यूनान और बौद्धों से जुड़ी हुई, ग्रीको बौद्धिस्ट, और इसी को हम बोलते हैं इंडो हेलेनिक। क्या बोलते हैं? इंडो हेलेनिक। इंडो हेलेनिक। गांधार कला और मथुरा कला का विकास किसके समय हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी। हीनयान महायान क्या है? गजेंद्र सिंह जी, बौद्ध धर्म में पढ़ा चुका हूं दोस्त। है? दरबारी कौन थे इनके? अच्छा, जो आप लोगों के बीच में अच्छे बच्चे होंगे, जो मेरी इस समय अच्छे बच्चे बात सुन रहे हैं, जो क्लास करते आ रहे हैं शुरू से और ध्यान से सुन रहे हैं, क्या आपको भी सुन के हंसी नहीं आती होगी इनके कमेंट्स जैसे मैं पढ़ता हूं? तो मैं उन अच्छे बच्चों तक ये कमेंट इसलिए पहुंचाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि आप कितने सिंसियर छात्र हैं और कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सिर्फ दिखाया जाता है 1 करोड़ फॉर्म, इतने कोर्स बिक गए। दरअसल में पढ़ने वाले, अच्छी समझ से लगातार पढ़ने वाले अच्छे बच्चे बहुत कम होते हैं, जो क्रम से पढ़ते हैं, सारी चीजों को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको कभी कंपटीशन से नहीं डरना चाहिए, नेवर। बड़ा आसान है। ठीक है? हाँ जी, प्रैक्टिस सेट में लिखवाया है जी, बिल्कुल लिखवाया। अच्छा, प्रैक्टिस सेट से मजा आ रहा है ना? सही बताना, जो 3 बजे हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट करते हैं वो एक कॉन्फिडेंस दे रहा होगा तुमको, एक सुप्रीम लेवल का। दरबारी, इनके दरबारी जो थे कनिष्क के, उनमें एक है अश्वघोष। ठीक है, क्या बोलोगे? राजनीतिक कवि। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? नागार्जुन। किसके दरबार में रहते? नागार्जुन, जिनको हम बोलते हैं भारत का आइंस्टीन। आइंस्टीन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? आइंस्टीन ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? इन्होंने दिया शून्यवाद का जनक, यानी शून्य से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत इन्होंने दिए। सापेक्षता का सिद्धांत फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये किसने दिया है? नागार्जुन ने दिया है। और यही नागार्जुन थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को कहां पर? चीन में प्रचारित प्रसारित भी किया था। चीन में मैसेज लेकर के कौन गए थे? चीन में मैसेज लेकर के गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नागार्जुन। ठीक है। पुस्तक कौन सी है नागार्जुन की? प्रज्ञा पारमिता सूत्र, बहुत पूछी जाती है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है। कौन है ये? नागार्जुन। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही इनके दरबार में एक रहते थे वसुमित्र। याद है वसुमित्र, जो चौथी बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष थे? और वसुमित्र की बुक का नाम है महाविभाषा शास्त्र। महाविभाषा शास्त्र। ये पूछा जाता है, बड़े पूछे गए क्वेश्चन है। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? आगे, चरक किसके दरबार में रहते थे? ऐट ने पूछ लिया, पिछले वाले ने, हर बार एसएससी पूछती है कि चरक किसके दरबार में रहते थे। सर आप गुटखा खाते हैं? हाँ जी, बहुत खाता हूँ भैया। सुबह गुटखा, दोपहर गुटखा, शाम को गुटखा, कोर्स ब्लॉक कर दो। आया मजा? चलो रहने दो, कोई बात नहीं, इतनी आजादी तो होनी चाहिए। भैया खाता हूँ बहुत। चरक, इन्होंने क्या लिखी है? चरक संहिता लिखी है। इन्होंने क्या लिखा है? चरक संहिता। और चरक संहिता का संबंध किससे है? वो चिकित्सा से, मेडिसिन से। इसमें विधि बताई गई है आपका इलाज की। और मैंने आपको बताया था भारत की शल्य चिकित्सा ये कितनी फैबुलस थी। दुनिया ने सीखा है हमसे चिकित्सा व्यवस्था को। 78 एडी में शक संवत चला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। तो 78 एडी में ही क्यों? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? कनिष्क गद्दी पर बैठा था। कनिष्क क्या था? कनिष्क गद्दी पर, कनिष्क गद्दी पर बैठा था। ठीक है जी, कोई दिक्कत?
वेरी गुड। एक कह रहा गुरु जी कैसे बालक क्लास में आ गए हैं। कोई नहीं, सब तरह के बच्चे आते हैं। दरअसल में अ, ऐसा होता है ना, किसी ने बोला कि भाई जो कोर्स महंगे होते हैं तो सबको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो हमने कोशिश की कि सबको पढ़ने का मौका मिले, तो इसीलिए कोर्स में कोई भी कूद जाता है। इतना सस्ता कोर्स है, उसमें कोई भी कूद के आ जाता है एकदम से। कोई नहीं भैया, इनको भी अधिकार है, आएंगे आगे। आर्टिकल 19 का पूर्ण प्रयोग आप कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत सारा थैंक यू मोहित कुमार जी। सर आपसे इतना प्यार है, आप दिल की गहराई में सच में। बहुत बढ़िया, इतनी बात समझे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि 57 एडी में चला, 57 बीसी में चला आपका विक्रमी संवत। 78 एडी में प्यारे बच्चे क्या चला है आपका, ये शक संवत चला है। यूपीएससी 2013 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, विक्रमी संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है, एक बार आप लोग बताएंगे। ये कौन सा हो गया, ये विक्रमी संवत हो गया, और ये हो गया हमारा शक संवत। और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में कौन सा पंचांग लाया जाता है, भारत सरकार द्वारा कौन सा कैलेंडर प्रयोग होता है, तो याद रख लेना, उसका जो आधार है वो शक संवत ही है दोस्त। कौन सा है, शक संवत ही है। चलो, तो क्या बोलेंगे कितने वर्षों का अंतर है, और फिर मैसेज है बहुत बढ़िया, बोले भैया। चलो, अगर, अब एक बात समझना, कुछ बच्चों को डाउट आता है। मैंने बोला ये 0 है जहां से आज वाला कैलेंडर चला है, ईसा का जन्म है, जो बच्चे समझते होंगे। ईसा के जन्म से पहले क्या था, ये बीसी था, तो ये चला होगा पहले, यहां से कितने साल पहले, 57। तो पहला साल, तो इसका अंतर आता है 58, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, 58 बीसी हम इसको लिखते हैं। 58 वर्षों का अंतर आता है, वो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पाएंगे, तो आप कहेंगे भैया ये जो अंतर है ये 135 वर्षों का अंतर है। स्क्रीन बंद हो गई थी, मैं उसके लिए कहने गया, ठीक है। क्या बोलेंगे, तो 78, तो ये 78 एडी से मतलब आज के बाद वाला 78, तो 78 और प्लस क्या बोलेंगे, 57। तो 135 वर्षों का अंतर है। पहले के 57 हो गए इधर, पहले 57 वर्ष पहले, और आज का कैलेंडर का 78, तो टोटल अंतर कितना हो गया, 135 हो गया। ठीक है, 8 7 5 7 5 12 और 1 13। ये पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा जी, अब महत्वपूर्ण बात आती है प्यारे बच्चे। महत्वपूर्ण बात में आपका क्या हमने अब तक पढ़ा है इस वाली क्लास में, बोलेंगे एक बार। तो हमने पढ़ा भैया, सबसे पहले आए इंडो ग्रीक हिंदी यवन शासक, फिर आए हमारे शक, जो हमने आज की क्लास में पढ़े, हिथियंस। फिर आए हमारे पहलव, मिथ्रेडेट्स वाला हमने पढ़ा। और फिर कौन आए, हमारे कुषाण आए। कुषाणों में सबसे इंपोर्टेंट है कुजुल कुडफिसेस के बाद में विम कुडफिसेस, जिसने आपका सोने के सिक्के चलवाए, शुद्ध सोने के सिक्के जिस कनिष्क ने चलवाए। कनिष्क बैठा 78 एडी में। इसके दरबार के रहने वाले लोग अश्वघोष, ठीक है, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक, ये बड़े महत्वपूर्ण है। कोई दिक्कत, तो हमेशा इनको याद रखें। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, और जिन बच्चों का कीमती समय है वो जाएं। और बाकी मैसेज है मेरे दोस्तों के पास, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा, कह रहा कि भैया जब बच्चा कोई ऐसे बोलता है तो बुरा नहीं लगता होगा। मैं बताता हूँ तुम्हें लगता है, लेकिन हम बुरा लग के क्या कर सकते हैं, तो आप हमारी जगह होते तो शायद फील कर पाते। कभी भी किसी बच्चे का जब हमको बुरा लगा, तो मैं अपने बताता हूँ, बाकी शायद सब लोग रिएक्ट भी कर देते हो बुरा लगने पे, शायद आपको उल्टा सीधा भी कोई बोल सकता, कर आप भी कुछ नहीं सकते हो। लेकिन मैं क्यों नहीं करता, कि मैं आपके ऊपर गुस्सा क्यों करूं,
आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, मैं आपका एक मार्गदर्शक हो सकता हूँ। आप लोग हमें फॉलो करते हैं और अगर हम ही ऐसी चीज़ों पर रिएक्ट करके दिखाएंगे तो कल तो फिर आपको भी क्रोध आएगा, आप भी रिएक्ट होंगे सारी चीज़ों पे बाकी लोगों से, तो फिर हम आप लोगों को कोई मैसेज नहीं दे पाए। इसीलिए शांत रहना बड़ा ज़रूरी है। और शांत रहने में मुझे वो ऊर्जा ध्यान आती है कि हम लोगों को परिभाषित किसने किया, हम कौन हैं। क्या हम कोई बहुत ज़्यादा विशेष व्यक्ति है? नहीं, हम बिल्कुल आप ही के जैसे। अगर हमको विशेष कोई समझता है तो वो आप लोग हैं, बाकी कोई नहीं समझता। आपको लगता होगा हमारे गांव में या फिर बोले कि हमारे वाली सोसाइटी में हमको बहुत विशेष समझा जाता होगा? नहीं, क्योंकि समाज में तो ईर्ष्या रखने वाले लोग ज़्यादा हैं। जब आप तरक्की करेंगे तो लोगों की ईर्ष्या आपसे बढ़ जाती है। मैं देखता हूँ कुछ लोग जो मुझे पहले प्यार करते थे और अब उन लोगों के मन में कोई ना कोई पता नहीं कुछ ईर्ष्या पैदा हुई है। तो दुनिया में ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत है, लेकिन हमसे प्यार करने वाले, मुझसे प्यार करने वाले, मैं समझता हूँ वो तुम लोग हो। और वो प्यार करने वालों की संख्या इतनी बड़ी है कि ऐसे जो ये बच्चे होते हैं इनके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, ये बहुत ठीक रहेंगे। हो जाता है ऐसे, और वो उसको कहने का अधिकार है। हम अपनी क्लास में अपने गुरुजी से कुछ भी कह देते थे, इसमें क्या परेशान होना है। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। भैया ये वही क्या पूछ रहे हैं, नाग जो मिनांडर से, बेटा वो नागसेन थे। मिनांडर ने जो प्रश्न पूछे वो नागसेन थे, नागार्जुन है। अब कुछ बच्चों के कमेंट दिखा दें एक बार। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था क्या? हाँ जी, कुषाण वंश में ही पढ़ाया है सौम्या जी। ठीक है, बहुत बढ़िया हर्ष कुमार। किसी का कोई क्वेश्चन देखेंगे? हाँ भैया, बहुत डेंजरस बच्चे हैं। सर आप में भी आचार्य चाणक्य के गुण है। नहीं मेरे दोस्त, मैं तो एक अंश हूँ आप ही के जैसा। चलो ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। मिलते हैं कल। कल गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे और थोड़ी शायद 1 घंटे 10-15 मिनट की क्लास होगी, लेकिन गुप्त साम्राज्य हमको सारा पढ़ना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।